हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चा लोग, क्या हालचाल हैं आपके? उम्मीद है एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है और ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है और इसका क्या प्रोसेस होता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थॉट ऑफ द डे। समय बच्चों इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। जैसे बच्चों आजकल आप देखते होंगे कहीं ऐसे लोग होंगे जिनको आप देखते हैं आज वो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनके टाइम ने उनको नहीं बदला है। उन्होंने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, किस प्रकार से उन्होंने उस टाइम की वैल्यू समझी, उसमें एफर्ट्स दिए, आज उस वजह से वो वहाँ हैं। तो ये आपके लिए एक मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप भी अपने टाइम का इतनी अच्छे से यूज़ कीजिए कि जो भी समय आपके पास है ना, उसे बस अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा दीजिए ताकि आप भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई हमने पहले पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लेकिन अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन मेनली बी टू टाइप्स। ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है, पहला फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। अभी हमें ये पता चल गया कि भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था वो दो प्रकार का है, एक है फंक्शनल और एक डिवीजन। अब ये दोनों क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, तो ये हम आगे जानते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर, व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शन। जब आप क्या कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर एक सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी है कि भाई एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट कौन निकालेगा, कौन सिलेक्शन करेगा, कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ये किसका काम है, कंपेंसेशन कौन देगा, एचआर का काम है। तो भाई ये काम कौन करेगा, एचआर। अब ये सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को आपने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया और डिपार्टमेंट क्या बना दिया, एचआर डिपार्टमेंट। फाइनेंस में कहाँ किस सोर्स से आप फाइनेंस मतलब कैपिटल गेन करेंगे, क्या कॉस्ट आएगी उसकी, कहाँ से रिसोर्सेज से आपको प्रोवाइड करना है और कहाँ से आपको गेन करना है, ये काम किसका है, वही फाइनेंस का। सेल्स का क्या काम है, जो सेल्स देखेगा कि मार्केटिंग कैसे करें, सेल्स कैसे बढ़ाएं, सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसे अपॉइंट करें, ये काम सेल डिपार्टमेंट का है। तो सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ पहले आपने पता कर ली, उसके बेसिस पर एक फंक्शन बना दिया, तो देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे आप देखो फंक्शनल डिवीज़न कैसे किया, एक बना दिया भाई एचआर डिपार्टमेंट, एक बना दिया फाइनेंस और एक बना दिया सेल्स और एक प्रोडक्शन। अब ये क्या है, आपस में ये चारों ही डिवीज़न एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, ये अलग अलग हैं। तो ये ऐसा ना करें, इसीलिए अलग अलग फंक्शन के बेसिस पर जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑल, जैसे एग्जांपल देखो, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड सारे जो भी काम हैं उनको एक ही जगह ग्रुप कर दें तो वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स का सेल्स बन जाएगा और जो परचेज देख रहा है वो उसका परचेज डिपार्टमेंट बन जाएगा। अब भाई ये देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर तो ये होता है जिसमें आपने हर किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज जान लेते हैं पहले। एडवांटेज क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल है। इसमें एडवांटेज सबसे पहला हमें ये मिलता है बच्चों कि इसमें हमने सेल्स वाले को सेल्स का काम दिया है, जिसे सेल्स बहुत अच्छे से आती है, जो एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से डील करना जानता है, उनसे मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना जानता है, उसे क्या काम दिया, एचआर का, एचआर डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से जिस बंदे को जो काम काफ़ी परफेक्शन के साथ आता है, हमने उसे वो काम सौंप दिया, तो क्या हुआ, एक स्पेशलाइजेशन जनरेट हुआ। वो बंदा अपने इस काम में परफेक्ट है, आपने उसको वही काम सौंप कर उसको एक तरीके से आपने क्या किया, और निखरने का मौका दिया और उसका कंट्रीब्यूशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। ये कोऑर्डिनेशन भी लेकर आता है। भाई जब सेल्स वाले को सेल्स का काम करना है, अब उसमें क्या है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा तो उसमें सारे लोगों का काम क्या होगा,
सेल्स करना। तो आपस में क्या है, उन लोगों का ये नहीं हो सकता कि भाई ये काम मैं नहीं करूँगा या ये काम मुझे नहीं आता, ये भी नहीं कह सकते। और अगर एक काम तुम्हें नहीं आता तो आप दूसरे वर्कर से पूछ लो। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन भी रहता है। और कंट्रोल क्या रहता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर डिपार्टमेंट नहीं होंगे, आप मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कई सारे काम हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं है बच्चों, प्रोडक्ट भी बनेगा, उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी होगी, मार्केटिंग के बाद आपको उसको सेल भी करना होगा, उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, एचआर मतलब एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना होगा, फाइनेंस भी देखना पड़ेगा कहीं पैसा तो नहीं खत्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग बहुत सारे काम हैं। तो जब हम इनको अगर डिवाइड नहीं करेंगे, एक ही साथ सारे काम सभी को करने होंगे एक दूसरे को, तो इसमें क्या होगा, आप कभी भी पता कर पाएंगे कि किस चीज़ की वजह से क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा कौन सा पर्सन है या ऐसा कौन सा काम है, एक्टिविटी है जिसमें हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, कभी पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये चीज़ें इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, कंट्रोल किया जा सकता है कि भाई सेल्स कम हो रही है या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हम उसमें देखेंगे कि भाई कहाँ ऐसी है जहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो कंट्रोल भी इजीली कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन भी। थर्ड देखिए, इंक्रीज मैनेजियल एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी। जैसा मैंने आपको बताया, मैनेजियल मीन्स मैनेजर के बेस पर, ऑपरेशनल वर्कर की साइड से जो रूटीन रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें दोनों ही, अब जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड होगा जिसको हम बोलेंगे सेल्स मैनेजर। इसका मतलब क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट में जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं उनका काम भी सेल जनरेट करने का है, तो वो वही काम डेली करते करते उसमें काफ़ी एफिशिएंट हो गए हैं, बहुत अच्छे से काम करने लग गए हैं। और सेल्स मैनेजर का काम क्या है कि आपका सिर्फ काम है उनको गाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना और सेल्स को मैनेज करना। इसका मतलब वो उसे भी क्या है, वो भी इफिशिएंट हो गया, उसे भी एक ही काम सौंपा गया कि यही काम दिया गया है जो आपके इंटरेस्ट का है, इसमें आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम कीजिए। तो क्या होगा, मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों ही इफिशिएंट हो जाएंगे। फोर्थ देखिए, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। जब आपको पता है कि आपका काम एचआर मैनेजमेंट का है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितनों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितनों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, वेजेस किस बेसिस पे देने चाहिए, जब आपका काम यही है, तो भैया आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके क्या करोगे, प्रोडक्शन में आपका कोई काम ही नहीं है, आपका काम तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने से लेकर ख़त्म हो गया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की, जब चीज़ें लगी, चेंजेस मतलब ज़रूरी है, उसको नीड है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी। आगे जाकर प्रोडक्शन देखने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा ही नहीं कि एक काम करने के बाद आपको दूसरा काम भी करना है या एक काम हो चुका है उस जगह दूसरा करना है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि आपको क्या काम करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को ईजिली अवॉइड किया जा सकता है। फिफ्थ देखिए, ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसमें दी जा सकती है। एक डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, उसी को जानकर कि कहाँ दिक्कत है, किस डिपार्टमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। 6 देखिए, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। क्या है इसमें, एक इंसान, एक ऑर्गेनाइजेशन जब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक इंसान को एक ही काम पर फोकस करना है, तो इससे क्या होगा, वो प्रॉपर अटेंशन पूरा ध्यान दे पाएगा। और जब आप एक ही काम से कह दो कि भाई तुम्हें ही सुबह से लेकर रात तक सारे काम तुम्हें ही करने हैं, मल्टीपल टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, क्या होगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्या करूं, अब पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं, किस काम को, वो हो सकता है किसी काम में अच्छा ना हो, किसी काम में वो परफेक्ट ना हो, तब भी उसे वो काम करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से क्या होंगी, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें, इसका ये सारा काम फंक्शन स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ऐसा आप प्रॉपर अटेंशन दे सकते हो। भाई ये हमने पढ़ी एडवांटेज, ये थे एडवांटेज जो प्रॉफिट हमें मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना। तो देखिए, फर्स्ट वन, प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़, जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जो वो बिलोंग करते हैं उसी पर फोकस करते हैं। जैसे अगर आपने ये बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें आपने जो कहते हैं ना एक प्लानिंग के लिए बना रखा है मैनेजर, एक प्रोडक्शन को देखने के लिए, तो उस इंसान को आपने किस में रखा, वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो वो क्या फोकस करता है, मेरा काम तो प्रोडक्शन देखना ही है। अब आप प्रोडक्शन के बाद सेल्स करो मत करो, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर पाओ मत कर पाओ, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं तो फाइनेंस कहाँ से करोगे क्या नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है। तो वो और भाई जब ये चारों चीज़ें साथ में लेके नहीं चलेंगे ना, तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से बिजनेस नहीं चल जाएगा।
प्रोडक्ट बना है तो उसको बेचना भी आना चाहिए, वो सेल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन वो क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फंक्शन स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसमें वो क्या कहते हैं, मुझे तो एक ही काम सौंपा गया है, सुबह से लेकर रात तक मुझे यही काम करना है, उसी के मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं क्यों सोचूं। तो इसमें क्या होता है, जो वर्कर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे ना ध्यान देकर उन्हें कम इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने फंक्शंस पे ही काम करते हैं बस। सेकंड देखिए, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब जैसे क्या है, एक एचआर डिपार्टमेंट है तो उसमें आपने एचआर डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर रखा है, ठीक है। अब कल को सेल्स डिपार्टमेंट में अगर उसको काम करने के लिए भेज दिया जाए, वो काम कर पाएगा नहीं। आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। भाई तुम एचआर वाले हो, अलग कर देगा, मैं सेल्स वाला हूँ, आप हमारे काम नहीं जानते हो। तो अगर एक इंसान सीखना भी चाहे तो आप सिखाओगे नहीं, क्योंकि आप ये सोच रहे हो मैं ही इसमें एफिशिएंट हूँ, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा काम है, आप इंटरफेयर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। थर्ड देखिए, प्रॉब्लम इनफ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है, सेल्स वाले को सेल्स आती है, आपने कहा फाइनेंस कर लो, कर पाएगा नहीं। शुरू से लेकर एंड तक जब तक भी एक वर्कर काम कर रहा है, आप उसे एक ही काम में परफेक्ट कर रहे हैं। तो एक ही काम में परफेक्ट होने की वजह से क्या है, जब आपको रिक्वायरमेंट भी होगी ना, कि भाई ये काम, दूसरा काम आप कर लो, आज वो वर्कर नहीं आए, उनकी शॉर्टेज है, तब भी वो पर्टिकुलर पर्सन उस काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहेगा भाई मैं तो सेल्स में ही एक्सपर्ट हूँ, मुझे नहीं आता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे देखते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी है। फोर्थ देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सब इसमें क्या करते हैं, अपने अपने हित के बारे में सोचेंगे। वो ये सोचेंगे मुझे तो सेल्स में अच्छा करना है, वो ये सोचेंगे मुझे एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए सोचना है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो सोचेगा मुझे तो बस प्रोडक्ट अच्छा प्रोवाइड करना है। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने हित को सोच के, क्योंकि उसकी सेल्स अच्छी होगी तो उसे कमीशन मिलेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उस बेसिस पर उसका पेमेंट हाई जाएगा, क्वालिटी अच्छी है और यूनिट्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। और जो एचआर मैनेजर अगर अच्छे से एम्प्लॉय को मैनेज करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेगा, फेयर वेजेस प्रोवाइड करेगा, तो उस बेसिस पर क्या होगा, उसको भी काफ़ी प्रमोशन मिल सकता है, कुछ मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, हर फंक्शन अपने इंटरेस्ट को लेकर सोच रहा है। तो इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन लेके नहीं चल रहा है, उसमें भी रेस चल रही है कि कौन सा फंक्शन डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फिफ्थ देखिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट है। भाई अकाउंटेबिलिटी क्या है, जवाबदेही, कि अगर कोई काम आपको सौंपा गया तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही जवाबदेही हैं। अब इसमें क्या है, जैसे अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है, ठीक है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब वो कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, एक सेल्स का है जो सेल्स देख रहा है, एक आपने बना दिया फाइनेंस का, एक एचआर का। तो भाई कॉफ़ी का प्रोडक्शन बन गया। अब आप ये देख रहे हैं कि कॉफ़ी की जो सेल्स है वो कम होती जा रही है। अब कम होने पर क्या है, आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई हो सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन रहा हो, कॉफ़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पा रही हो। अब वो प्रोडक्शन वाला ये कहेगा अरे नहीं भाई मेरी गलती नहीं है, सेल्स वाले की गलती है, मेरा तो प्रोडक्ट मैं बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेकिन सेल्स वाले सही से सेल नहीं कर पाए। सेल्स वाला कहेगा नहीं भाई प्रोडक्शन की गलती है, हम ऑफर करने जाते हैं कस्टमर को तो कस्टमर ये कहता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप अच्छे से बनाइए। अब वो एचआर वाला क्या कहेगा कि नहीं मेरे तो एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं उन्हें प्रॉपर मैनेज कर रहा हूँ, प्रॉपर ट्रेन दे रहा हूँ, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार हो। तो आपस में एक दूसरे पर आप ब्लेम करने लगे, लेकिन कोई भी जवाबदेही नहीं हुआ कि हाँ भाई मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं या मेरी साइड से ये कमी हुई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो इसमें क्या है भाई कि आप अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स कर पाओ कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मिस्टेक के लिए, तो वो काफ़ी इम्पॉसिबल है। तो ये थे भाई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शन पढ़ लिया, अब डिवीजन पढ़ते हैं। डिवीजन में क्या है, when the organization is large in size and is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under one department। इसका मतलब ये है जब हम डिवीज़न के बेसिस पर डिवीज़न कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये समझ में आ गया, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, किसके बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए पेप्सी कंपनी का। पेप्सी कंपनी अब क्या कर रही है, ये है पेप्सी कंपनी, ठीक है। अब पेप्सी कंपनी क्या कर रही है, लेज भी बना रही है, अब लेज भी बना रही है, साथ में बेवरेज बनाने के लिए तो वो है ही है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बनाती है, और
ओट्स जो होते हैं उसका भी प्रोडक्शन कर रही है। तो इसका मतलब, और आपस में आप देखेंगे इन तीनों का कोई मेल नहीं है इन प्रोडक्ट्स का। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में वो डील कर रही है। अब ये कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट अकेले बना रही है, इसका मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं। तो जब डिविजनल स्ट्रक्चर उन कंपनीज के लिए सूटेबल है जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। इसमें आप प्रोडक्ट के बेसिस पर क्या करते हैं, पेप्सी कंपनी ने जैसे लेस बनाया, तो लेस के लिए क्या किया इन्होंने कि भाई लेस का सेल्स कौन देखेगा, प्रोडक्शन कौन देखेगा, HR ह्यूमन रिसोर्स कौन मैनेज करेगा और फाइनेंस कौन मैनेज करेगा, इसके अलग डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर ये देखा भैया बेवरेज हम बनाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, इसका भी सेल्स अलग होगा, HR अलग होगा, प्रोडक्शन अलग होगा और फाइनेंस अलग होगा। सेम वे इसमें अपनाया ओट्स के लिए, HR अलग, सेल्स अलग, प्रोडक्शन अलग और फाइनेंस अलग। क्यों ऐसा किया, ताकि हम पता कर पाएँ कि किस प्रोडक्ट का क्या चीज़ सही से नहीं चल रहा है। अगर आप एक साथ पेप्सी को कंपनी ये तीनों चीज़ें साथ में लेके चल रही है, अगर इनका सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बना दे, तीनों ही प्रोडक्ट का एक ही प्रोडक्शन, एक ही सेल्स, एक ही फाइनेंस, तो उसमें क्या होगा, चीज़ें को आइडेंटिफाई करना, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ सरप्लस हो रहा है, कहाँ डिफिशिएंसी हो रही है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो कंपनीज मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती हैं तो वो डिवीज़न स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि इसमें आप अपने प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करते हैं। पहले कंपनी है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रही हैं उन्हें लिखिए, उन प्रोडक्ट का सभी का अपना अलग अलग फंक्शन डिपार्टमेंट होगा। तो ये है डिविजनल स्ट्रक्चर। एक चीज़ पता करेंगे कि फंक्शनल में क्या था। फंक्शनल में आपने क्या देखा कि मैंने कभी डिफरेंट प्रोडक्ट बोला नहीं, क्योंकि फंक्शन डिपार्टमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लेकिन डिवीज़न उनके लिए होता है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अब इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, जैसे हर चीज़ के होते हैं। तो इसको जानते हैं एडवांटेज। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इसमें भी आप क्या हो रहा है, इसमें कोई फंक्शन में स्पेशलाइज नहीं हो, प्रोडक्ट के बेसिस पर स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था पेप्सी कंपनी का, लेज वाले ये जानते हैं कि लेस से रिलेटेड क्या प्रोडक्शन, क्या सेल्स, कैसे क्या मैनेज होगा, कैसे मार्केटिंग होगी, कैसे फाइनेंस होगा, कहाँ मटेरियल अवेलेबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ जानते हैं। ठीक है भैया। ओट्स वाले ओट्स का जानते हैं और बेवरेजेस वाले बेवरेज का जानते हैं। इसका मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट में आपकी पकड़ बिल्कुल मजबूत हो गई है। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर किसी से पूछनी है तो आप एक वर्कर से पूछ सकते हो जो उसके प्रोडक्शन या सेल्स या HR या फाइनेंस में इन्वॉल्व है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, अगर एक ही फंक्शन बना दिया जाए, फास्ट डिसीजन मेकिंग, अगर इतने सारे प्रोडक्ट का एक ही सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया जाए तो क्या होगा भाई, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले आपको यही नहीं पता चलेगा कि किसका इन्वेंट्री ख़त्म हो गया, किसका अवेलेबल है, किसकी कितनी सेल जा रही है, कब जा रही है, किसकी कम हो रही है, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डिवीज़न स्ट्रक्चर ने ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर दी हैं। तो उस बेसिस पर क्या होता है, डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हो, क्योंकि भाई हर प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट भी अलग अलग हैं। तो आपको डिसीजन लेना है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट में डील इजीली कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी पता कर सकते हो। अगर लेस वालों ने लेस की सेल्स कम होती जा रही है और आप अगर पूछ रहे हैं कि भाई क्या रीज़न है, तो लेस वाले बेवरेज वालों पे तो जाके पूछेंगे नहीं। जब आपको पता है लेस की कम हो रही है तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लेस वाले ही जो डिपार्टमेंट्स होंगे वही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे इन सारी चीज़ों के लिए। तो इजीली आप अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। फोर्थ देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल है। अब जैसे इसमें लेस वालों का मैंने बताया सेल्स, फाइनेंस, HR और प्रोडक्शन, ऐसे ही इनका है सेल्स, फाइनेंस, HR और प्रोडक्शन, सभी का अलग अलग है। अगर मान लीजिए सेल्स, लेस के जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें कहीं वर्कर्स आए नहीं हैं, लीव पर हैं, ठीक है, बट ये ओट्स जो बनाते हैं वो लोग आए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये भी सेल्स में ही तो एक्सपर्टीज़ हैं, इनको सेल्स ही तो आती है अच्छे से। तो अगर यहाँ शॉर्टेज हो रही है तो इन सेल्स डिपार्टमेंट वाले लोगों को भी तो यहाँ भेजा जा सकता है, क्योंकि भाई सेल करना आना चाहिए। ये मैटर नहीं करता प्रोडक्ट क्या है, सेल की क्वालिटी है, सेल कर सकते हो, कन्विंस करना आता है, ठीक है, काफ़ी है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर यहाँ बंदे कम है तो ये जो ओट्स बनाने वाला डिपार्टमेंट है उसका जो सेल डिपार्टमेंट है वहाँ के बंदे भी यहाँ जा सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ,
ऑब्वियस है, जब एक कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील कर रही है तो इतना एक्सपेंशन नहीं होगा, लेकिन एक ही कंपनी कहीं सारी नीड्स को फुलफ़िल कर रही है सोसाइटी की। जैसे लेस का मैंने आपको बताया, स्नैक्स जो प्रोवाइड कर रही है, बेवरेजेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और ऐसे ओट्स प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप मल्टीपल नीड्स को उनकी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन ग्रोथ किसका ज़्यादा होगा, आपका ही, डिवीज़न स्ट्रक्चर का ही, ठीक है। ये थे एडवांटेज। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेज क्या होते हैं। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, इतने सारे प्रोडक्ट बनाओगे, उन प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करोगे, मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा प्रोडक्ट वाइज, लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे और पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो मोर रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होता है, बिल्कुल होता है। सेकंड देखिए, ये इग्नोर करता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरलॉट को, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ फोकस नहीं जा रहा है, आपका फोकस सिर्फ इस पर है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा करे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो जैसे फंक्शन में करते थे ना कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे किस में काम अच्छा करना है, सेल्स में, बाकी सब जाएँ बाढ़ में। तो ऐसे ही इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि मुझे उस प्रोडक्ट की सेल अच्छी करनी है बस, बाकी प्रोडक्ट अच्छा करें नहीं करें उससे भी एक कंपनी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। थर्ड, कन्फ्लिक्ट तो होंगे, इतने सारे लोग हैं, एक ही छत के नीचे इतने सारे लोग जब काम करेंगे, और तो भाई अगर एक इंसान एक सेगमेंट के सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब होशियार है, सब आता है, उसे सेल करना उसका बाएं हाथ का खेल है, तो दूसरे प्रोडक्ट में डील कर रहा है जो, और उसका सेल्स डिपार्टमेंट वाले बंदे आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि हम ज़्यादा अच्छी सेल कर लेते हैं, वो कम अच्छी सेल करता है, उसे कुछ नहीं आता, तो ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। फोर्थ देखिए, कॉस्ट भी बढ़ती है, जितने ज़्यादा लोग, जितना ज़्यादा मटेरियल, उतना ही खर्चा। तो ये थे इनके भाई डिवीज़न स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज। अब हम जानेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिवीजनल स्ट्रक्चर, लेकिन ये तो थे दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने प्रकार का हो सकता है, लेकिन अब आप ये देखेंगे दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ये एक होता है मैनर के बेसिस पर डिसाइड कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ते हैं। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड to achieve systematic working and efficient utilization of resources, and this type of structure is known as formal organization structure। इसका मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है ये सोच के कि भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन बना है सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वर्कर से मुझे मतलब नहीं है इतना, मेरे जो गोल्स हैं आप उसको अचीव कर लो, जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लो, ये मेरा गोल है, और एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक मैनर में अपना काम करो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। क्या आपके काम होंगे, आपकी क्या ड्यूटीज़ होगी, उसी पर फोकस करिए। क्या आपको काम दिया जा रहा है, किस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका पूरा अकाउंटेबिलिटी आपको है। तो ये क्या है, एक तरीके से आपने उनको एक सिस्टम में बांध दिया, चीज़ों को सिस्टमेटिक कर दिया कि कम्युनिकेट अगर किसी से करना है तो स्केलर चेन के थ्रू होगा। स्केलर चेन मैंने आपको बताया था, जैसे ये है, ये एक स्केलर चेन बनी हुई है, ये उससे टॉप लेवल पर है, ये मिडिल लेवल पर है, ये ऑपरेशन लेवल पर है, मतलब सुपरवाइज़र हैं, और ये वर्कर्स हैं। तो इस तरीके से क्या है, स्केलर चेन बनी है। तो स्केलर चेन जब आपको किसी से कम्युनिकेट करना होगा ना, तो आप या तो रिटन में देंगे, मेल्स के थ्रू देंगे, या कम्युनिकेट करना होगा डायरेक्टली वर्बली। तो ये नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, नहीं, पहले इस चेन को फॉलो करेंगे, आप अपनी बात इनको कन्वे करेंगे, और ये आपकी बात को यहाँ कन्वे करेंगे, फिर ये पर्सन यहाँ कन्वे करेगा। इसका मतलब एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है फंक्शन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल आउट कर देगा जॉब, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो काम है, ड्यूटी स्पेसिफिकली आपको अलॉट कर देगा अलग, क्या काम है भैया, कितनी देर तक आपको काम करना पड़ेगा, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम आपको असाइन किया जा रहा है, कौन आपका सुपीरियर होगा, बॉस होगा, ठीक है, आप किसके सबॉर्डिनेट होंगे, और किसका क्या डेजिग्नेशन होगा, ये सारी चीज़ें क्लियरली आपको कह देता है। मतलब कहते हैं ना क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने कॉलेज में जैसे आप जाते हैं, ठीक है, कॉलेज ये स्कूल जो भी है, तो उसमें क्या टीचर से बिल्कुल फॉर्मली मतलब ऐसे बात करते हैं, और सर और बताइए और क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी कैसे भी बात करते हैं, प्रिंसिपल से हाय हेलो करते हैं, नहीं ना,
क्या होगा फिर? तो डांट पड़ेगी, बाहर खड़ा होना पड़ेगा मुर्गा बन के या मुर्गी बन के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते भाई। उनके साथ क्या है, एक फॉर्मल बिहेवियर रखना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उन एक रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, एक कॉलेज का डेकोरम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है क्लास में कभी भी पहुंच गए, या क्लास में टीचर है तो कैसे भी चलते चले आ रहे हैं, अरे मैडम कोई बात नहीं है, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कल से जल्दी ही आएंगे। ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। फीचर्स देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट सबसे ऊपर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके द्वारा खुद डिज़ाइन किया जाता है। अगर आपको किसी पोस्ट पर रखा गया है, या आप किसी के सुपीरियर हैं, या आप सबॉर्डिनेट हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर के तहत बनाया गया है, अपने मन से आपने चूज़ नहीं किया है। ये डेलिबरेटली मतलब आप खुद ही एक टॉप मैनेजमेंट के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, और आपको वो ड्यूटी असाइन की जाती है। खुद से नहीं बना है नेचुरली, फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए। सेकंड देखिए, ये स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप एमंग वेरियस जॉब पोजीशन। जो भी कहीं सारी जॉब पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो नहीं है कि एक ही काम हो रहा होगा, अकाउंटेंट की जॉब होगी और दूसरी जॉब पोजीशन नहीं होगी। अकाउंटेंट भी होंगे, कुछ मतलब दूसरा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी होंगे, जो प्रोडक्शन के वर्कर्स होंगे। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं पूरा, कैसे क्या डील करें, ठीक है। तो हर तरीके के काम के लिए हर तरीके का आदमी है, और हर तरीके का आदमी के लिए जॉब पोजीशन भी डिफरेंट डिफरेंट है। कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई सीईओ है, तो भाई हर तरीके की जॉब पोजीशन है ना। फोर्थ देखिए, कहीं सारे डिपार्टमेंट्स जो इसमें बने हुए होते हैं, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है, कि आपस में कहीं ऐसा नहीं ये ही लड़ मरें आपस में। भाई इतने अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे आपको डिवाइड किया गया है, तो आपस में क्या रखिए, कोऑर्डिनेशन रखिए। फिफ्थ, इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू वर्क टू बी परफॉर्म रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये इस बात पर फोकस करते हैं, तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से भी ज़्यादा अगर कॉन्वर्सेशन करता है, मतलब इनफॉर्मली, तो उस चीज़ में क्या होता है भाई, उनके भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि सारी बातें आज ही होनी है, बाद में कर लेना। क्योंकि ये क्या कहते हैं, काम पर फोकस करो, सोशल रिलेशन इस्टेब्लिश करने में नहीं। तो ये हैं इसके फीचर्स। एडवांटेज, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, क्या काम करना है क्या नहीं है, ड्यूटी क्लियरली स्पेसिफाइड है, क्या किसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कितनी अथॉरिटी आपको दी गई है, तो काम वो सिस्टम के साथ होता है। गोल्स को अचीव करने पे फोकस किया जाता है। कोई भी वर्क ओवरलैप नहीं करेगा कि आपने किसी और का काम कर लिया, किसी और ने आपका काम कर लिया, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है, तो फिर आप दूसरे का काम क्यों करेंगे। कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, और चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ता है। जो आपके सुपरियर ने कमांड दी, या एक चेन बनी हुई है कि एक बॉस है, उससे भी ऊपर दूसरा बॉस है, जैसे एक लोअर लेवल का है, एक मिडिल लेवल का है, एक टॉप लेवल का है, तो ये चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। जो इसने कहा वो उसे मानना पड़ेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल वाले को लोअर, उसकी बात को लोअर लेवल मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा। तो एक चेन ऑफ कमांड है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप चाहें तब भी, नहीं चाहें तब भी। डिसएडवांटेज क्या है, एक्शन में डिले है भाई। कोई मुझे दिक्कत है, या कोई पॉलिसी मुझे ठीक नहीं लग रही है, मुझे कन्वे करना है, तो क्या होगा, एक स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। ये इनको बताएंगे, ये इनको बताएंगे, ये इनको बताएंगे, तो भाई क्या है, काफ़ी डिले है किसी भी चीज़ को कन्वे करने में। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को भी थोड़ा सोशल नीड की ज़रूरत है, ताकि वो अपने मन की बात को कह पाएँ, एक दूसरे से जुड़ पाएँ, कोऑर्डिनेट कर पाएँ, लेकिन ये सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ नहीं होती हैं। थर्ड देखिए, ये सिर्फ किस पर फोकस करेंगे, आप यहाँ क्यों आए हैं, काम करने के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा मोटिव नहीं है। तो ये हैं इसके एडवांटेज, और ये हैं इसके डिसएडवांटेज। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी फॉर्मल पढ़ा, अब पढ़ेंगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है भाई, In the informal organization structure, individuals are assigned various job positions. While working at those job positions, the individuals interact with each other and develop some social and friendly groups in the organization. जैसे अगर आप एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो टीचर वगैरह के साथ आप क्या है, फॉर्मल हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो इनके साथ आप क्या है, फॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ये। लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्या आप उनके साथ फॉर्मल हैं, ऐसे बोलते हैं, आप करके भी बोल दोगे तो भाई वो चौंक जाएगा, क्या हो गया तुझे, आज इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा है, कोई काम है क्या। तो
क्या है, आपस में मतलब तू तड़ाक करके और काफ़ी अच्छे से भाई है, और कुछ भी बात अगर नहीं पता चलेगी तो जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक आपको शांति नहीं मिलती। तो क्या है, सोशल नीड भी फॉर्मल के साथ कंप्लीट हो रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बोलूँ तो वही वर्कर्स भी कहीं सारी चीज़ों से, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी हो सकती हैं। तो जब आप एक सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा ना उसका दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, फ्रस्ट्रेट होता चला जाएगा, क्योंकि वो अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहा है किसी से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंड्स ग्रुप फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप देखते हो वर्कर्स क्या करते हैं, कई बार भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया, इसके बाद एक काम करते हैं, चल मूवी देखने चलते हैं। यहाँ हम फॉर्मली काम करेंगे, यहाँ हम आते हैं, जो हमारी 10 to 6 10 to 7 वर्किंग आवर्स है उसमें काम करना है। उसके बाद तो इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, फिर तो ऐसा नहीं है कि हमें बाहर नहीं जाने देंगे, चल डाइन आउट के लिए चलते हैं या मूवी देखने चलते हैं। ये हो गया। कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो इंटरेस्ट के बेसिस पर बनते हैं। जैसे एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसमें आप क्रिकेट है या कुछ बैडमिंटन है, उसके बेसिस पर, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर आपका इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है। एक कम्युनिकेशन ग्रुप है जिसमें गॉसिप्स के लिए गई गॉसिप्स क्वीन। क्या होता है, व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा ऐसे ग्रुप बनते हैं। सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ नहीं होती हैं, लेकिन इनफॉर्मल यही होता है। अब देखो इसके क्या फीचर्स हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो ये सोच कर जाते हो कि मुझे 5 फ्रेंड बनाने हैं, 6 फ्रेंड बनाने हैं, हो सकता है एक भी ना बने, और हो सकता है पूरा ग्रुप आपका ही फ्रेंड बन जाए। नेचुरली क्रिएट होते हैं, जिससे आपकी वाइब मैच हुई, बात की, अच्छा लगा कि भैया हमारे टाइप का बंदा है, बात होने लगी, तो नेचुरली आपकी फ्रेंडशिप हो गई। तो ये क्या है, नेचुरली बनते हैं, सोच कर नहीं। कोई भी ऑफिशियल रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, आपको उससे ऐसे बोलना है। थर्ड देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता कि कोई फिक्स्ड पाथ में फॉलो करूंगा कि भाई अपनी बात को कन्वे करने के लिए अपने फ्रेंड से बात करनी, तो ऐसा थोड़ी है भाई मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तू एक काम कर, यहाँ जो बैठा है तू कन्वे कर इस बेंच पर, फिर इस बेंच को, क्या है ऐसा कुछ फॉलो करना पड़ेगा हमें? नहीं, छोड़ सबको भाई, तू हट मैं तो डायरेक्ट उनसे बात करूँगा। तो इससे क्या है, कोई भी ऐसा चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं करना पड़ता है। अब ये देखिए, इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो डेफिनेट हो कि ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा तभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनेट फ्रॉम विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक एम्प्लॉय आपस में, भाई एक इंसान जब एक ही कंपनी में काम कर रहा है और एक ही डिपार्टमेंट में सेम काम करना है, तो कई बार क्या होता है भैया, अगर वो उससे फ्रस्ट्रेट हो गए तो आपस में बात करेंगे कि यार इसने तो मुझे ये काम दे दिया, देख कितना बर्डन दिया है, कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। तो एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना। तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो जाता है, जिसके लिए कोई रूल्स सिस्टम कुछ भी नहीं होता, यह नेचुरली क्रिएट होता है। अब इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। फास्ट कम्युनिकेशन, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ रहा है, आपकी सोशल नीड को फुलफिल करना पड़ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लग रही है, भाई चल एक काम करते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा शांति मिलेगी, तो ये क्या है, फुलफिल कर रहा है। फीडबैक करेक्ट मिलेगा कि फ्रेंड्स आपको सही राय दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। डिसएडवांटेज, रूमर्स फैलाना, ये है। क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होता है, जिसमें क्या होता है, आपको अगर किसी के लिए अफवाह फैलानी है ना, इजीली कोई भी बात समझ में आए, उसको कुछ मतलब कुछ भी कहते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग चेंज करके, मैनिपुलेट करके आप सामने वाले के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि तुझे पता है ऐसा हो गया, तुझे पता है। जैसे आप ज़्यादातर देखते होंगे कि ये क्या होता है, पड़ोस की जो मोहल्ले की आंटी वगैरह होती हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा होता है, ग्रुप बने हुए, तो कोई बात पता चली सब इकट्ठे हो जाएंगी कि तुझे पता है ऐसा हो गया। क्या है, एक तरीके से रूमर्स फैलाते हैं। फिर सिस्टमेटिक वर्किंग तो कुछ है ही नहीं, नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। फिर मोर एम्फेसाइज टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसमें इंसान अपनी इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा और उनके फीचर्स को काफ़ी अच्छे से जाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको जो पढ़ाया है आई बटन से, आप उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने एफर्ट्स अपने पढ़ाई में देते रहिए।
चलिए, और हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वी आर लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।